मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं आपके सामने आज सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ छोटी मोटी तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अब देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। अगर गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण सबसे पहले द्रविड़ प्रजाति के लोगों ने किए थे। किसने? द्रविड़ प्रजाति के लोगों ने किए थे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण। उसके बाद आता है खोजकर्ता कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता किसने किया था। जो खोज का उत्खनन हो रहा था उसका हेड कौन था, या खोज करते में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था। तो ये हमारे हैं दयाराम साहनी जी। 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। उसके बाद नामकरण प्रोफेसर जॉन मार्शल, ये विदेशी थे, इंडियन नहीं थे। उसके बाद एक आता है प्रथम अन्वेषणकर्ता कनिंघम, ये भारत के सबसे प्रथम पुरातत्ववेता के हेड थे ये कनिंघम। उसके बाद इसके आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, क्या था, कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, क्या ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था। इसका आकार कैसा था, तो आकार त्रिभुजाकार था। आकार जो था ये इसका त्रिभुजाकार था। ये ट्रायंगल किसी भी तरह से हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, या ये ऐसे। इसका ये आकार था त्रिभुजाकार। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा नगर कौन था। तो सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आता है तो मोहनजोदाड़ो। और सबसे छोटा में माना जाता है, तो हम नहीं लिखे हैं, उसको आपको बता दे रहे हैं। सबसे छोटा में था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और ये आपका मोहनजोदाड़ो आपको सिंध के क्षेत्र में पड़ेगा, जो अभी पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, भारत में नहीं है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। सभ्यता का काल जैसे क्या बोल रहे हैं, ये कांस्ययुगीन सभ्यता था। जैसे 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे का आविष्कार हो गया था, या ढूंढ लिए थे हमारे जो मानव लोग थे, तो उसको लोहयुगीन सभ्यता कहते थे। पर इस समय क्या था कि कांस्ययुगीन सभ्यता, इस समय कांस्य की खोज कर लिया गया था। इसमें व्यापक रूप से कांस्य का प्रयोग किया जाता था, उसमें से इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। C14 विधि द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति, आप लोग ने पहले भी जान चुके हैं कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है। उसके तहत इसका जो डेट फिक्स किया गया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इसके प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला है सिंध का क्षेत्र। सिंध के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा डेवलप जगह था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में कुछ के बारे में बताते हैं। ऐसे है मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, कोटदीजी इत्यादि ETC। और भी है, पर 3 चीज़ को ही हम लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये पश्चिमी में पड़ता है। ये पश्चिमी का क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी इलाका पड़ता है बलूचिस्तान का क्षेत्र, जिसमें मेही, रोजदी, सुतकांगोडोर ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। रोजदी मेही उतना नहीं आता है। सौराष्ट्र के क्षेत्र में रंगपुर, प्रभासपाटनम, भगतराव, ये पड़ जाएंगे। और पंजाब के क्षेत्र में आइएगा तो हड़प्पा और रोपड़। और हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं तो राखीगढ़ी, मित्ताथल और बनवाली। इसको आप ट्रिकली भी याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप ट्रिक बना लीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, आता रहता है। इससे आप कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे आपसे, तो कला और संस्कृति के बारे में कि सिंधु घाटी में कांस्य की नर्तक मूर्तियाँ मिली हैं। ये सबसे पहले जो कांस्य की नर्तक मूर्तियाँ मिली वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। ये वो मोहनजोदाड़ो से कांस्य की नृत्य बनाती है। कांस्य की नृत्य में कला संस्कृति में सिंधु लिपि चित्रात्मक थी। इसमें 400 वर्ण मिले हैं। जैसे हम लोग में अ आ ई मिलता है, जैसे वो 12 ही 13 हम लोग 12 ही होते हैं, पर उसमें 400 थे। और इसमें मूल चिन्ह, जैसे हम लोग कुछ मात्राएं की बात करते हैं, वो हम लोग की भी मात्राएं 12 है या 11-12 के समथिंग में बोला जाता है। इस समय 64 मात्राएं थे। ये 1823 इसमें पहली बार जो सिंधु घाटी के लिए चित्रात्मक जो लिपि है उसको सबसे पहले 1823 ईस्वी में खोजा गया था, पर उसको प्रकाशित करने में समथिंग 80 वर्ष लग गया। 1923 में इसे प्रकाशित किया गया। फिर भी अभी तक नहीं पढ़ा गया है इस लिपि को, सिंधु घाटी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया, अभी तक अपठित पड़ा हुआ है। अगर ये पढ़ लिया जाता तो हम लोग और भी बेहतर तरीक़ा से जान सकते कि सिंधु घाटी के लोगों ने क्या करते थे, कैसे खाना खाते, कैसे उनका जीवन था, कैसे किस तरह से समाज में रहते थे, किस तरह का समाज था। बहुत चीज़ें जान सकते थे अगर
दुर्भाग्यवश ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इनके बाद के रंगों के वनस्पति का प्रयोग करते थे, रंगों के लिए वनस्पति का प्रयोग करते थे। जैसे आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत सारे रंग हैं हम लोग इस्तेमाल करते थे, पर उस समय नेचुरल रंग वो लोग वनस्पति से बनाकर प्रयोग करते थे। फिर मृदभांड पर सर्वाधिक वनस्पति के चित्र का अंकन मिला है। मृदभांड जिसमें वो लिक्विड चीज़ या अनाज वगैरह को एक जगह जो स्टोर करते थे या रखते थे छोटे छोटे घरों में, उन्हें मृदभांड कहते थे। मृदभांड में ये स्टोर करते थे। मृदभांड पे जो लोग चित्रण करते थे वो सबसे ज़्यादा चित्रण होता था वनस्पति का। और अगर पशुओं में देखा जाए, पशुओं में हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें पशुओं में सबसे ज़्यादा सांड का चित्र मिलता है मृदभांड के ऊपर। अब धार्मिक जीवन के बारे में उसमें अगर बात करते हैं, मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो देखते हैं बड़े पैमाने पर मातृ देवी की पूजा होती थी। बड़े पैमाने पे मातृ देवी की पूजा होती थी। और कहा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो मातृ प्रधान थी। वहाँ पे महिलाओं को श्रेष्ठ पे बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता, बहुत सम्मान मिलता था। जैसे अभी दक्षिण भारत में मातृ प्रधान सभ्यता का प्रचलन अभी तक उसका अंश थोड़ा थोड़ा है माना जाता है। फिर पशुपति महादेव की पूजा होती थी। पशुपति महादेव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। जल पूजा होती थी। प्राकृतिक की पूजा की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है जल पूजा, प्राकृतिक पूजा। जल पूजा करने के लिए लोग विशेष तौर पर बृहद स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो में स्थित है उसका इस्तेमाल करते थे। सांड को शक्ति का प्रतीक मानते थे। ये जो सांड है, जो हम मिलते थे, बोले थे कि मृदभांड पर सबसे ज़्यादा पशुओं के चित्रण में सांड मिले, उसको शक्ति का प्रतीक मानते थे। और इसमें सबसे पवित्र अगर मानते थे पशुओं में तो पीपल वृक्ष था, कबूतर, बत्तख। पीपल वृक्ष को तो आज के ज़माने में भी मानते हैं पवित्र, उस समय भी माना जाता था। अब विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अभी ये बताया कि विशाल जो स्नानागार था उसका उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाता था। आई होप हमको लगा कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।